नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि फर्स्ट ईयर के सारे ब्रांचेस में कॉमन रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस सब्जेक्ट में बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सब्जेक्ट का नाम क्या है ये देख लेते हैं, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब इस सब्जेक्ट में जो भी हम पढ़ेंगे करिकुलम में, या तो वो AKTU का हो या किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी का हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, सब में ये करिकुलम अप्रॉक्स 95% सेम ही रहता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ये नहीं परेशान होना है कि इस यूनिवर्सिटी में कम है, इसमें ज़्यादा है। सब्जेक्ट यही रहेगा, सिलेबस यही रहेगा, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आगे पीछे रहे यूनिट वाइज। तो आइए हम लोग समझते हैं आज पहली क्लास में कि डिटेल्ड सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कौन कौन से यूनिट में क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें क्या है, उसको हम कैसे लिंक कर पाते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक, मोड ऑफ टीचिंग कैसे रहेगी, आगे के लेक्चर्स हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पहले इंट्रो के क्लास में समझेंगे, सिलेबस समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं, सब्जेक्ट का नाम आप लोगों ने देख लिया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को 5 यूनिट में डिवाइडेड किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिट 1 DC सर्किट। जैसा कि आप लोग क्लास 12th में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े होंगे, अगर आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ा है तो आपको लगे सब्जेक्ट बहुत आसान रहेगा। नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, उसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 में क्या है, DC सर्किट्स। मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 2 तरीके के सोर्सेस होते हैं और 2 तरीके की सर्किट होती हैं, एक DC सर्किट, एक AC सर्किट। जिस सर्किट में DC सोर्स लगा रहता है उसको हम बोलते हैं DC सर्किट। DC सोर्स का मतलब एक बैटरी के रूप में आप लोग समझ सकते हैं उसको। और जिस सर्किट में AC सोर्स लगा रहता है उसको हम बोलते हैं AC सर्किट। AC सर्किट मतलब जो भी सर्किट हमारे घरों में यूज हो रहा है, जो भी जनरली यूज होता है, वो कैसा होता है, AC होता है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं पहले DC सर्किट्स के बारे में। DC सर्किट्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, हमें मेनली सब्जेक्ट में क्या करना है, फोकस करना है कि जो हमारे एग्जाम में आता है हमें वो डिटेल्ड पढ़ना है। क्योंकि हो सकता है कि ये सब्जेक्ट आगे चल के CS वालों को ना रहे, ये सब्जेक्ट आगे चल के मैकेनिकल में ना रहे और ब्रांचेस में ना रहे, बट इलेक्ट्रिकल और EC में रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल EC वाले थोड़ा इसको ज़्यादा फोकस करें और CS इलेक्ट्रिकल में और CS मैकेनिकल और सिविल वाले ब्रांचेस वाले बच्चे इसको सब अच्छा स्कोर करने के लिए फर्स्ट ईयर में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, आगे उनको नहीं रहेगा। इसलिए इसको जो है एकदम बेसिक लेवल ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं DC सर्किट्स में सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स, आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ना है। RLC। देखिए सब टॉपिक्स से ये फ़ायदा होगा कि आप लोग जब यूनिट 1 उठाएंगे तो आप लोग के दिमाग में रहेगा कि यही 6 टॉपिक हमको अच्छे से करना है, बहुत लोड नहीं रहेगा। वैसे यूनिट 2 में 6 टॉपिक, सब यूनिट्स को 5-6 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला सब टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं होते हैं हमारे पास, एक होता है रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। रेसिस्टर की प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, इंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को इंडक्टेंस और कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज़ को कैपेसिटेंस। और जब डिटेल में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, तो और भी इस सब के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। ठीक है, अभी मोटा मोटा आप लोग समझ लीजिए कि क्या क्या होने वाला है आगे चल के। सेकेंड सब टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स एक्टिव होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट पैसिव होते हैं, ये दूसरे टॉपिक में देखेंगे। एक्टिव एलिमेंट की अगर हम लोग आपको एग्जांपल बता दें तो जो सोर्सेस होते हैं वो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और जो सोर्सेस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं वो पैसिव एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से कंज्यूम करते हैं, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है, और बाकी डिटेल जब स्टार्ट करेंगे तो और भी अच्छे से देखेंगे। वोल्टेज एंड करेंट सोर्सेस, पहले से आप लोगों को पता है कि 2 तरीके के सोर्सेस होते हैं, वोल्टेज सोर्स, एक करेंट सोर्स। ठीक, इस सबको देखेंगे अभी। पहले से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th में था, जिसने नहीं पढ़ा है, जो नहीं किया है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा बेसिक से, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करेंट सोर्स क्या होता है, रेसिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। लास्ट ये आता है एक और सब टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ लिनियरिटी, यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है हमारे RLC, ये यूनिलेटरल हैं कि बाईलेटरल हैं
कि ये लीनियर है, लीनियर एलिमेंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बस किसके लिए डिस्कस करेंगे? एलिमेंट्स के लिए। कौन कौन से एलिमेंट लीनियर हैं, कौन कौन से एलिमेंट नॉन लीनियर हैं, कौन कौन से एलिमेंट बाइलेटरल हैं, क्या होता है ये सब्जेक्ट में देखेंगे। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी रह चुका होगा, नहीं भी है तो पढ़ेंगे। किरचॉफ्स के 2 लॉ होते हैं। किरचॉफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 लॉ दिया था, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को केसीएल के नाम से जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को केवीएल के नाम से जानते हैं। तो 2 किरचॉफ्स के लॉ पढ़ेंगे और उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल टॉपिक देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पहले यूनिट से। अभी तक थ्योरी था, अब किरचॉफ लॉ से न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ये लास्ट के जो 2 सब टॉपिक्स हैं, मेश और नोडल एनालिसिस, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे और इस बेसिक का एप्लीकेशन ये लास्ट के दोनों टॉपिक्स में होगा। ठीक है, पहले हम इंडक्टर रेसिस्टर की प्रॉपर्टी समझेंगे, सोर्सेस के बारे में समझेंगे, फिर लास्ट के टॉपिक्स में 2 सब टॉपिक्स में हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स में हम ऊपर के नॉलेज का यूज करते हुए न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट टॉपिक इसमें है मेश एंड नोडल एनालिसिस। मेश मतलब केवीएल के बेसिस पे मेश एनालिसिस होता है, केसीएल के बेसिस पे नोडल होता है। कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे डिटेल तो उसमें अच्छे से समझेंगे। अभी आप लोगों को ये बता दे रहे हैं कि लास्ट के दोनों टॉपिक न्यूमेरिकल टॉपिक हैं, इसके ऊपर के टॉपिक कॉन्सेप्चुअली हैं, इनको समझना है और इसका एप्लीकेशन लास्ट के दोनों टॉपिक में है। ठीक है, ये होती है बात यूनिट 1 की, जिसका नाम है डीसी सर्किट्स। अब पहले हमने क्या कहा था कि 2 तरीके के सर्किट होते हैं, एक डीसी सर्किट, एक एसी सर्किट। उसी हिसाब से यूनिट 2 में हम एसी सर्किट्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। क्या है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट। स्टेडी स्टेट क्यों लिख दिया? जो भी हमारे होती हैं 2 तरीके की एनालिसिस होती हैं एसी सर्किट में, एक ट्रांजिएंट स्टेट, एक स्टेडी स्टेट। बट हमको पढ़ना है स्टेडी स्टेट के बारे में, इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि और स्टेट कौन सा होता है, हमें ध्यान देना है बस स्टेडी स्टेट के बारे में। क्या है इसमें सब टॉपिक्स? साइनोसोडियल वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। साइनोसोडियल वेवफॉर्म का क्यों रिप्रेजेंटेशन करेंगे? क्योंकि जो हमारे एसी होता है ना, एसी किस फॉर्म में होता है? साइन के फॉर्म में या कोसाइन के फॉर्म में। ये कोसाइन के फॉर्म को भी हम साइनोसोडियल ही बोलते हैं, क्योंकि कर्व का जो नेचर होता है वो एक ही तरीके का होता है। ठीक है, तो हम साइनोसोडियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एक वेवफॉर्म का, किस तरीके से वेरी करता है, कहाँ 0 होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फॉर्म और पीक फैक्टर क्या होता है, सब हम एक ग्राफ से एनालिसिस कर लेंगे कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं, पीक फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे यूनिट 2 में। एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट। सिंगल फेज एसी सर्किट का एनालिसिस करेंगे। एलिमेंट इसमें वही रहेगा जो हम पहले यूनिट में पढ़े थे, RLC। उसको एक बार सीरीज में लगा देंगे, RLC को एक बार पैरेलल में लगा देंगे, तो वही है एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट कंटेनिंग RLC इन सीरीज एंड पैरेलल बोथ। एक बार सीरीज में लगा के RLC में देखेंगे कि करंट क्या आ रहा है, वोल्टेज क्या आ रहा है, उसका नेचर क्या है। एक बार पैरेलल में लगा के देखेंगे करंट वोल्टेज का नेचर क्या है। पावर कितने तरीके के होते हैं? एसी में 3 तरीके की पावर होती हैं, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। इनके बारे में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। पावर फैक्टर एक टर्म होता है, क्या होता है पावर फैक्टर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद लास्ट में आता है 3 फेज सर्किट। जिस तरीके से सिंगल फेज सर्किट का समझे थे उसी तरीके से 3 फेज सर्किट होता है। 3 फेज सर्किट सिंगल फेज में क्या डिफरेंस है? सिंगल फेज सर्किट में कोई एक फेज रहेगा, रेड, येलो या ब्लू, उसके साथ न्यूट्रल रहता है। बट 3 फेज में 3 हमारे पास फेज रहेंगे, रेड, येलो, ब्लू तीनों रहेगा। बट सिंगल फेज में तीनों में से कोई एक फेज लेते हैं। तो अब हम लास्ट में तीनों फेज के साथ पढ़ेंगे, RYB तीनों फेज रहते हैं जो हमारे पास, उसको देखेंगे। उसमें देखेंगे वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन रहता है, और उसके लिए 2 डायग्राम बनता है, एक स्टार और एक डेल्टा। यही दोनों बस सिंगल फेज सर्किट में 2 डायग्राम बनाएंगे, स्टार डेल्टा, इसके बीच वोल्टेज करंट का रिलेशन देखेंगे और ये टॉपिक हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यूनिट 1 देखा, अभी तक क्या था। यूनिट 2 देख लिया, अभी तक क्या था। यूनिट 1 में डीसी सर्किट, यूनिट 2 में फिर एसी सर्किट, यूनिट 3 में जो भी हम डीसी एसी पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल में, बहुत सारे लोग देखे होंगे, घरों के बाहर देखे होंगे, रास्ते में देखे होंगे, बड़े ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर। तो उस ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे
कि आखिर ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसे होती है। ट्रांसफार्मर का मेनली काम होता है वोल्टेज को या तो बढ़ाना या तो घटाना, ठीक है। जो सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो वोल्टेज को घटाते हैं, और जो हमारे घरों में होते हैं वो भी क्या होते हैं, वोल्टेज को घटाते हैं। तो कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, उसकी सर्किट कैसे होती है, ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक सर्किट पे वर्किंग करता है, क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसफार्मर के अंदर देखेंगे। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, उसके अंदर कितने तरीके की लॉसेस होती हैं। मशीन है तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, लॉस होते हैं उसमें। 2 तरीके के लॉसेस पढ़ेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। टेस्टिंग है उसमें 2 तरीके की। उसके बाद रेगुलेशन एंड इफिशियंसी। लास्ट में हम ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी किसी भी चीज़ की देखना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी आती है, 95% आती है कि 90% आती है कि 98% आती है, ये सारी चीज़ देखेंगे। मतलब हम यूनिट 3 ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों का बेस्ट क्वेश्चन आएंगे इस पे थ्योरी भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। यूनिट 2 में भी सेम है, लेकिन ये सब्जेक्ट जहाँ तक है 60 to 65% न्यूमेरिकल रहता है, 40% थ्योरेटिकल रहता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी तक बात हो गई 3 यूनिट की। अब आते हैं हम यूनिट 4 में। यूनिट 3 में हमने एक मशीन के बारे में पढ़ा था जिसका नाम ट्रांसफार्मर है। उसी यूनिट 4 में हम 3 और मशीन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर कैसी मशीन है, हमारी स्टैटिक मशीन है। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं लगा होता है, ठीक है। तो हम ट्रांसफार्मर इसीलिए यूनिट 3 को अलग से पढ़े थे। यूनिट 4 में जितनी मशीन है वो रोटेटिंग मशीन्स हैं। जैसे हमारी डीसी मशीन है, डीसी मशीन में 2 तरीके के होते हैं, मोटर और जनरेटर, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसका डायग्राम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसका स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें डीसी मशीन में पढ़ेंगे। उसी तरीके से इंडक्शन मोटर होता है एक, इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे, उसका टॉर्क क्या होता है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर में। 2 तरीके के इंडक्शन मोटर होते हैं, एक सिंगल फेज, एक 3 फेज। कहाँ यूज आते हैं, जनरली इंडक्शन मोटर हमारे यूज आते हैं घरों के सबमर्सिबल्स पंप में और भी बहुत जगह। तो इंडक्शन मोटर हमारे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज होते हैं, ठीक है। डीसी मशीन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम एप्लीकेशन है। लास्ट में आता है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन का क्या काम है, पावर को जनरेट करना। जो पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं लाइट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, ये आखिर होता कहाँ है, जनरेटिंग सब स्टेशन में। या तो हाइड्रो से होगा या तो थर्मल से होगा। तो वहाँ पे कौन सा मशीन लगता है, सिंक्रोनस मशीन। वहाँ पे हमको यूज होता है सिंक्रोनस मशीन में। तो हम सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसका वर्किंग देखेंगे, उसका प्रिंसिपल देखेंगे। सारे मशीन में कॉमन चीज़ करेंगे, प्रिंसिपल, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी जो भी है और उसके एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ हम यूनिट 4 में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 यूनिट की बात कर ली, डीसी सर्किट, स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ट्रांसफार्मर और मशीन। इसको हमने सब टॉपिक में डिवाइड किया। अगर आप लोग इसे सब टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। यही लगेगा कि बस फर्स्ट यूनिट में 4 ही चीज़ है, चारों चीज़ पे 2-2 सवाल कर लीजिए, ये यूनिट आपका ही वाइंड अप हो जाएगा। सेम इसको उठाइए, जो थ्योरी वाली चीज़ है उसको थ्योरी के नोट्स है, नोट से कर लीजिए। और नहीं तो न्यूमेरिकल है तो उसके न्यूमेरिकल हम यहाँ कराएंगे, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल कराएंगे और एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल्स होगा। देखिए इस कोर्स में मोड ऑफ टीचिंग जो रहेगा, मोड ऑफ टीचिंग रहेगा, हम यहाँ पे समझाने का काम करेंगे और एक हैंड रिटन नोट्स हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप लोग को यहाँ नोट करने का ज़रूरत नहीं है, नोट करके टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे समझाया जाएगा पूरी तरीके से, जो थ्योरी है वो भी समझाया जाएगा, न्यूमेरिकल दोनों। और इसका पूरा डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट आता है यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमारे घरों में लगे रहते हैं उसके बारे में, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल यूनिट है। ये वाले जो यूनिट है यूनिट 5, ये थ्योरेटिकल है कंप्लीट। तो बच्चे इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि ये कम से कम स्कोर कर सकें। क्या क्या है इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ स्विच फ्यूजेस। जितने तरीके के हमारे घर में फ्यूजेस लगे होते हैं, जैसे कि MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और सर्किट ब्रेकर, ELCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एक और होता है MCCB, ACB या सर्किट ब्रेकर। तो कितने तरीके के सर्किट ब्रेकर होते हैं, सब में क्या क्या डिफरेंस है, किसका कहाँ एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ देखेंगे इसके पहले टॉपिक में।
कितने तरीके के हमारे पास केबल होते हैं, टाइप्स ऑफ वायर में हम वो देखेंगे। बस बार क्या होता है, बस बार और केबल में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ देखेंगे। अर्थिंग लाइटिंग जो होती है उससे प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट घरों में भी लगते हैं, इंडस्ट्री में भी लगते हैं, पावर सब स्टेशन में भी लगते हैं। तो अर्थिंग और लाइटनिंग को हम कैसे रोक सकें, अर्थिंग लाइटनिंग क्यों रोकना ज़रूरी है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकता है घरों को, इक्विपमेंट को, ट्रांसफार्मर को। इसलिए अर्थिंग और लाइटनिंग का क्या प्रोटेक्शन है और कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे ये देखेंगे इसमें। और लास्ट टॉपिक आता है कि कितने तरीके की बैटरीज होती हैं हमारे पास और बैटरीज की क्या वर्किंग होती है, तो ये देखेंगे लास्ट टॉपिक में, टाइप्स ऑफ बैटरीज एंड देयर वर्किंग। तो इस तरीके से हम अभी तक डिस्कस किए 5 यूनिट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है। पहला यूनिट में न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों है, सेकेंड यूनिट में भी सेम चीज़ है, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों है, कुछ डेरिवेशंस भी रहेंगे इसमें यूनिट 2 में। यूनिट 3 में न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आ सकता है, और यूनिट 4 में भी सेम चीज़ है, बट यूनिट 5 क्या है, कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूनिट 1 की तरफ बढ़ेंगे, डीसी सर्किट, और अच्छे से पढ़ेंगे सब टॉपिक वाइज। ये लोग आपको नोट करना हो तो कर लीजिए, वरना हम हैंड रिटन नोट्स तो प्रोवाइड करा ही देंगे, नोट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और देखेंगे अच्छे से कि डीसी सर्किट्स कैसे कंप्लीट किया जाए, क्या क्या है, 12th की चीज़ें आप लोग को कितनी याद हैं, कितनी नहीं याद हैं, करेंगे हम सब कुछ, याद हो या नहीं याद हो। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।